मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं। हम मार्क्स के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में चर्चा कर रहे थे और पिछली कक्षा में हम मार्क्स का एक महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, जो मार्क्सवाद का आर्थिक आधार प्रस्तुत करता है और विशेष रूप से पूंजीवाद के अंतर्गत कामगारों का शोषण की प्रक्रिया को ये सिद्धांत स्पष्ट करता है। किस तरह से एक पूंजीपति कामगार वर्ग, सरबराह वर्ग का शोषण करता है। तो उस अतिरिक्त मूल्य के बारे में हमने पढ़ा। उसका कंटेंट यही है, खास जो तत्व ये है कि अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के अनुसार वस्तुओं का जो सामान्य सामाजिक सार तत्व जो है वो केवल श्रम है। यद्यपि ट्रेडिशनल अर्थशास्त्र उत्पादन के लिए 4 तत्व गिनाता है: भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। लेकिन मार्क्स ये कहता है कि श्रम ही ऐसा तत्व है जो समाज के लिए मूल्य का सृजन करता है। तो वो अतिरिक्त मूल्य के बारे में बताते हैं और स्वयं उसकी परिभाषा देते हैं कि ये उन 2 मूल्यों का अंतर है जो मजदूर पैदा करता है और जिसे वास्तव में वो पाता है। तो ये अतिरिक्त मूल्य है। पिछली कक्षा में हमने एक एग्जाम्पल देकर समझाया था कि अतिरिक्त मूल्य कैसे बनता है और किस तरह से मालिक उसको, पूंजीपति उसको हड़प जाता है जिस पर अधिकार मजदूर का होता है। तो उसमें यदि हम दूसरे तरीके से उसको समझें तो वो है कि मान लो एक मज़दूर जो है अपनी और अपने परिवार की औसत जो दैनिक आवश्यकताएं हैं, उनकी वस्तुएं हैं, उनको जुटाने के लिए मान लो औसत 6 घंटे के लिए प्रतिदिन उसको श्रम करना चाहिए। यदि वो 6 घंटे ही काम उससे कराया जाता है और उस श्रम का पूरा मूल्य मजदूरी के रूप में उसको चुका दिया जाए तो उसके शोषण का सवाल ही पैदा नहीं होता। पर चूंकि मजदूर को अपना श्रम बाजार में पूंजीपति के हाथों बेचना पड़ता है, हमने पिछली कक्षा में बताया कि अन्य वस्तुओं की भांति भी श्रम शक्ति का भी मूल्य होता है और जो बाजार में खरीदा बेचा जाता है और मांग पूर्ति के आधार पर उसमें उतार चढ़ाव होता है। तो मजदूर को अपना श्रम जो है बाजार में बेचना पड़ता है, इसलिए उसकी कीमत भी अन्य वस्तुओं की तरह लगाई जाती है। कहने का मतलब ये है कि मांग और पूर्ति के उतार चढ़ाव के साथ साथ श्रम की कीमत भी घट और बढ़ जाती है। जैसे बाजार में काम की तलाश करने वाले मजदूरों की संख्या बढ़ जाती है तो श्रम की जो बाजार कीमत है वो भी गिर जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप मजदूर को इन 6 घंटों के अलावा भी कुछ और घंटे काम करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए अब उसे 10 घंटे काम करना पड़ सकता है। तो इस तरह वो 4 घंटे का जो अतिरिक्त श्रम करता है वो अतिरिक्त मूल्य या अतिरिक्त उत्पादन पैदा करेगा। और ये अतिरिक्त जो मूल्य है ये पूंजीपति अपनी जेब के हवाले कर देता है, ये उसकी मजदूरी मजदूर को नहीं देता। दूसरे शब्दों में, तैयार माल के मूल्य में मजदूर के योगदान को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक हिस्सा जो मजदूर को मजदूरी के रूप में चुका दिया जाता है और दूसरा वो है जो मालिक का मुनाफा बन जाता है। ये जो मुनाफा है, हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, उदाहरण में देखा, ये जो दूसरा हिस्सा है ये अतिरिक्त मूल्य का सूचक है और जिसे मार्क्स बेईमानी की कमाई मानता है। किराया, ब्याज इत्यादि अतिरिक्त मूल्य में से चुकाए जाते हैं। पूंजी अपने आप में कोई मूल्य पैदा नहीं करती, बल्कि अपने मालिक को दूसरों के श्रम से पैदा होने वाले मूल्य में से ही चोरी करने का मौका देती है और यही मजदूर के शोषण का प्रमाण है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद के अंतर्गत मजदूर श्रम का शोषण कोरी कल्पना नहीं है बल्कि सच्चाई है और उसने उसको बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक ढंग से उसको प्रमाणित किया जा सकता है। चूँकि शोषण पूंजीवाद का स्वाभाविक लक्षण है, इसलिए उसके निराकरण के लिए पूंजीवाद का अंत जरूरी है और उसकी अपनी एक योजना प्रस्तुत करता है जो पूर्व के सिद्धांतों में हमने उसका अध्ययन किया, उसको हमने पढ़ा। अब समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत मजदूर को अपने श्रम की पूरी मजदूरी दी जाएगी, उसका शोषण नहीं होगा। लेकिन जो सोशल सर्विसेज हैं, सामाजिक सेवाएं हैं, उनको जुटाने के लिए और राज्य के अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए समाज
के तकनीकी विकास के लिए उत्पादित मूल्य का कुछ हिस्सा अलग रखना जरूरी होगा, और चूंकि सब व्यवस्थाओं का पूरा लाभ स्वयं मजदूर वर्ग को प्राप्त होगा, इसलिए इस कटौती को अतिरिक्त मूल्य नहीं माना जाना चाहिए। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद के अंतर्गत पूंजीपति का अस्तित्व मजदूर वर्ग के शोषण पर आश्रित है, परंतु समाजवाद के अंतर्गत प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति श्रम करने के लिए बाध्य होगा। दूसरों के श्रम पर पलने का अधिकार किसी को नहीं होगा। मार्क्स के शब्दों में, समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत जो काम नहीं करेगा उसे खाने को नहीं मिलेगा। तो उसमें प्रत्येक व्यक्ति श्रम करेगा और सभी व्यक्ति उसमें उत्पादन करेंगे, और उत्पादन व्यापक पैमाने पर होगा। समाजवादी व्यवस्था जो अंतरिम अवस्था है उसमें उसके कार्य के अनुसार मिलेगा, लेकिन जो साम्यवादी अवस्था है उस पर उत्पादन व्यापक पैमाने पर होगा और सबकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। इसलिए वहाँ पर एक नई टर्म यूज़ करते हैं वो मार्क्स, वो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और आवश्यकता के अनुसार ग्रहण करेगा। तो इस तरह से साम्यवादी व्यवस्था शोषण मुक्त व्यवस्था की स्थापना होगी, जिसमें कोई किसी का शोषण नहीं करेगा। इस तरह से ये समाज एक वर्गविहीन, राज्यविहीन समाज होगा, जिसमें किसी का शोषण नहीं होगा। तो ये मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को, जिसमें पूंजीपति किस तरह से मजदूर वर्ग का शोषण करता है, उसका उसने विश्लेषण करते हुए बताया है। अब हम बात करेंगे कि मार्क्स के इस अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचना किस तरह से होती है। मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को जब हम देखते हैं तो मार्क्स यही कहता है कि वस्तु का मूल्य क्या होगा, इसको पता करने के लिए देखना होगा कि उसमें कितना श्रम नियोजित किया गया है, कितना श्रम लगा है। और यही आलोचकों की आलोचना का एक बिंदु बनता है कि श्रम उत्पादन का एकमात्र साधन नहीं होता है। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि ट्रेडिशनल जो अर्थशास्त्र है उसमें उत्पादन के 4 तत्व बताए हैं, तो उसी तरह से जिसमें उन्होंने भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन बताया है, तो आलोचकों का ये कहना है कि ये अन्य तत्व भी उसके उत्पादन के साधन के रूप में काम करते हैं, और केवल ये कहना कि श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन है, ये गलत होगा। दूसरी आलोचना है पूंजीपति द्वारा किए जाने वाले अनेक व्ययों का इसमें उल्लेख नहीं है। मार्क्स इस बात का तो जोर देता है कि भाई जो अतिरिक्त मूल्य पैदा होता है उस पर मजदूरों का हक होता है, जिसको पूंजीपति हड़प जाता है। लेकिन मार्क्स ये नहीं देखता है कि ये जो अतिरिक्त मूल्य है इसको पूंजीपति को उस श्रमिक को भुगतान के अलावा अनेक कई बातों पर उसको धनराशि व्यय करनी पड़ती है। जैसे कारखानों में, उद्योगों में सुधार करने के लिए मशीन जो जर्जरित हो जाती हैं उनकी घिसावट हो जाती है, श्रमिकों के उत्तम जीवन के लिए उनके लिए बीमा, बोनस, ये जब सब जो धनराशि है ये अतिरिक्त मूल्य में से ही उसको देनी पड़ती है। एक आलोचना है कि सिद्धांत अस्पष्ट और अतिरंजित है। आलोचक ये कहते हैं कि उन्होंने मूल्य और प्राइस शब्दों का प्रयोग किया है, उसको अपने तरीके से परिभाषित किया है। और अलेक्जेंडर ग्रे कहते हैं कि कोई भी हमें नहीं बता सकता है कि मूल्य से मार्क्स का वास्तव में क्या अभिप्राय है। इसके अतिरिक्त मिल मालिक और सामान्य मजदूर का जिस तरह से वर्णन किया गया है उसे वास्तविक जो जगत है उससे वो मैचिंग नहीं होती। मार्क्स ये कहता है कि श्रम से ही मूल्य तय होता है, तो इसके आधार पर मजदूर, हम ये कह सकते हैं कि आलोचक ये कहते हैं कि मजदूर दुगने तिगने कर दीजिए, मुनाफा भी स्वयं में दुगना तिगना हो जाएगा। तो ये आलोचना के बिंदु हैं। दूसरे प्रकार की कई चीज़ें होती हैं, जैसे मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, संगठन है, योग्यता है, उनकी जैसे आवश्यकता ही नहीं हो मार्क्स के सिद्धांत के ऐसा परिलक्षित होता है, तो ये आलोचना की जाती है। एक है मानसिक श्रम की उपेक्षा।
मार्क्स केवल शारीरिक श्रम को ही श्रम मानता है, मानसिक श्रम की उसने उपेक्षा की है। आलोचक कहते हैं कि तकनीकी ज्ञान, प्रबंध पटुता और व्यवसाय कुशलता वस्तुओं के निर्माण और तैयार वस्तुओं के लिए उपयुक्त जो बाजार है उसको ढूंढने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और उद्योगों से प्राप्त होने वाला लाभांश भी काफ़ी इन्हीं बातों से निर्भर होता है। विज्ञापन देते हैं और बहुत से विज्ञापनों से उस वस्तु की उत्पादन बढ़ जाता है, उसकी सेल बढ़ जाती है, तो उस चीज़ का हम मार्क्स ने उस चीज़ की उपेक्षा की है, तो ये भी उसकी आलोचना होती है। और एक आलोचना ये है कि मार्क्स का ये सिद्धांत विरोधाभास युक्त है। आलोचकों के अनुसार मार्क्स एक तरफ तो ये कहता है कि पूंजीपति अतिरिक्त मूल्य और लाभ प्राप्ति के लिए नई मशीनें लगाता है, दूसरी तरफ वो ये भी कहता है कि मशीनें, कच्चा माल इत्यादि से कोई अतिरिक्त मूल्य प्राप्त नहीं होता, अतिरिक्त मूल्य तो केवल श्रम से ही मिलता है। तो ये दोनों विचार एक तरह से विरोधी हैं। इसके अतिरिक्त मूल्य श्रम से ही मिलता है और नई और अधिक मशीनें लगाने से उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि नहीं हो पाती, तो पूंजीपति अधिक मशीनें लगाकर श्रमिकों की संख्या में कमी करने का प्रयत्न क्यों करता। मार्क्स का ये कथन भी ठीक नहीं है कि अतिरिक्त मूल्य से स्वतः नई पूंजी बनती चली जाती है। यदि ऐसा होता तो कंपनी को ज़्यादा ब्याज पर ऋण लेने और कंपनी के हिस्से बेचकर नई पूंजी प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करना होता। तो मार्क्स के कुछ विरोधाभासी विचार हैं जिनकी आलोचक आलोचनाएं करते हैं, और मार्क्स का ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। इस अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को कई बार अलग से सेपरेट पूछ लिया जाता है, कई बार दोनों वर्ग संघर्ष और अतिरिक्त मूल्य को साथ मिलाकर के क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जाता है। तो ये मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और उसकी आलोचना है। धन्यवाद।